हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है और आज हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष की पढ़ाई करेंगे। तो बीएड द्वितीय वर्ष में 4 पेपर होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को, स्टूडेंट को 4 पेपर देने होते हैं। तो 2 तो उनके द्वारा चयन किए गए विषय होते हैं। वो जो भी 2 विषय ले, 2 पेपर तो वो होते हैं और 2 पेपर कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले कॉमन जो 2 विषय हैं, मैं उनके नाम बताती हूँ और हम लोग पहले किस पेपर की पढ़ाई शुरू करेंगे ये आपको बताती हूँ। ओके, तो इसमें एक तो है शिक्षण की विधियाँ एवं सिद्धांत, शिक्षण की विधियां एवं सिद्धांत, और दूसरा है जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा, जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा। ओके, तो आज हम शिक्षण की विधियां एवं सिद्धांत के पहले पाठ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पहला पाठ है शिक्षण का संप्रत्यय और इसमें हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे, हमारा जो बीएड द्वितीय वर्ष का जो पहला वीडियो है वो होगा शिक्षण का अर्थ। हम अभी जो अध्ययन करेंगे वो इस टॉपिक पर करेंगे, शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का संप्रत्यय पाठ का नाम है, पहला पाठ है और अब आपकी स्क्रीन पे पाठ दिखाई देगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है शिक्षण का संप्रत्यय, चैप्टर नंबर 1। अब इसमें आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का क्या अर्थ है, टीचिंग का क्या मीनिंग है, ये हम इस समय जानेंगे। ओके, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम की अपेक्षा शिक्षण का प्रत्यय जटिल होता है क्योंकि सामाजिक दर्शन, शासन का स्वरूप, सामाजिक मान्यताएं आदि शिक्षण के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। शिक्षण शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। शिक्षण शब्द कैसे बना है? संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सिखाना या सीख देना होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा में शिक्षण का विशेष महत्व है। शिक्षण एक ऐसी अभिप्रेरित त्रियात्मक शिक्षक, छात्र तथा विषय वस्तु क्रिया प्रणाली है। शिक्षण एक ऐसी त्रियात्मक, मतलब उसमें 3 लोग क्रिया करते हैं। कौन कौन? शिक्षक, छात्र और तीसरा है विषय वस्तु। ये तीनों इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों जब होंगे तभी शिक्षा क्रिया प्रणाली जो है ये संभव है, जिसकी व्यवस्था एवं परिचालन विषय वस्तु के संदर्भ में अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए निर्दिष्ट है। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है और उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। चूंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षण की कोई एक सर्वमान्य या व्यापक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। सामाजिक तथ्य शिक्षण को प्रभावित करते हैं। शिक्षण को क्या प्रभावित करते हैं? शिक्षण को सामाजिक तथ्य प्रभावित करते हैं। इसीलिए शिक्षण की सार्वभौमिक परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली या सामाजिक परिस्थितियों, मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। अतः जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा दार्शनिक परिस्थितियां होती हैं, वहां उसी प्रकार की
शिक्षण प्रक्रिया होती है। इन्हीं के आधार पर शिक्षण के अर्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। शिक्षण के अर्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ये 3 भाग कौन कौन से हैं। इसमें पहला है एक तंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ। ओके, एक तंत्रीय शासन में नौकरशाही की इच्छा प्रमुख होती है। इस प्रकार के शासन में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक का स्थान मुख्य तथा छात्र का स्थान गौण होता है। इसमें छात्र शिक्षक को आदर्श मानते हैं और शिक्षक छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है। छात्रों की सभी क्रियाओं को शिक्षक दिशा प्रदान करता है कि वह क्या सोचे, क्या करे तथा कैसे करे। शिक्षण के समय शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है और छात्र है वो सुनने का कार्य करता है, मतलब वो श्रोता हो गया। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक तंत्र शासन में शिक्षक अपने को आदर्शवादी मानते हुए छात्रों पर अपना रौब-दाब रखता है और उस पर अपने आदर्शों तथा विचारों को बलपूर्वक ठूंसता रहता है। शिक्षक की प्रत्येक बात को बिना शर्त, बिना किसी तर्क के छात्र को स्वीकार करना पड़ता है। शिक्षण के एक तंत्रीय शासन के संदर्भ में H.C. मॉरिसन का कथन है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। यानी जो कम विकसित व्यक्तित्व है वो छात्र है और जो अधिक विकसित व्यक्तित्व है वो अध्यापक है। ओके, इस बात से क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, इस प्रकार के शासन की शिक्षण व्यवस्था परंपरागत सिद्धांत कार्य केंद्रित का अनुसरण करती है। इसकी धारणा यह है कि शासन का ढांचा शिक्षण की क्रियाओं एवं उसके स्वरूप को प्रभावित करता है। इसके बाद दूसरा देखिए, लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण का अर्थ। लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण का अर्थ ये नंबर 2 है। अब इसमें क्या है? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। इसमें सामान्य जनता की इच्छा ही सर्वोत्तम मानी जाती है। लोकतंत्र में शिक्षण को अंतः प्रक्रिया माना जाता है। इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतः क्रिया होती है। इस शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों को क्रियाशील रहना पड़ता है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। बालक को शिक्षक से पाठ्य पुस्तक के संबंध में तर्क वितर्क करने, वार्तालाप करने तथा अशाब्दिक अंतर क्रिया करने की छूट होती है। ओके, अब आगे देखिए, N.L. गेज ने शिक्षक और छात्र के पारस्परिक संबंध के प्रभाव को शिक्षा में विशेष महत्व दिया है। उनका कहना है कि शिक्षक एवं छात्र दोनों ही एक दूसरे के व्यवहार क्षमताओं को विकसित करते हैं। ओके, अब देखिए नंबर 3 है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। ओके, यह शिक्षण पद्धति आधुनिक धारणाओं पर आधारित है जिसमें छात्र किसी दबाव या बाधा से मुक्त होकर सीखता है। इसमें शिक्षक की अपेक्षा छात्र अधिक क्रियाशील रहता है। शिक्षक छात्र के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत करता है जो अपूर्ण होती हैं या उनमें कुछ बाधाएं होती हैं। छात्र उनको पूरा कर बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। शिक्षक छात्र को मुक्त एवं भय रहित वातावरण में सिखाने का प्रयास करता है।
शिक्षक छात्र की रचनात्मक पद्धति को बढ़ावा देता है। छात्र अपने चिंतन, सोच व क्षमता के अनुसार सीखता है। इस संदर्भ में जॉन बूबेकर की परिभाषा अधिक उपयुक्त मानी जा सकती है। अब जॉन बूबेकर के अनुसार अब हमको ये परिभाषा जाननी है। जॉन बूबेकर क्या कहते हैं? शिक्षण में ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं तथा कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। छात्र उन कठिनाइयों पर विजय पाने का प्रयास करता है तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास करता है। छात्र की इस प्रकार की क्रियाएं सीखने में सहायक होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जो सीखने को प्रभावित करती है। इसका मुख्य लक्ष्य छात्रों को सिखाना होता है। छात्रों का सिखाने से संबंधित शिक्षण की क्रियाएं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन शिक्षण की सभी क्रियाओं का उद्देश्य छात्रों को सिखाना ही होता है। शिक्षा अगर कोई अध्यापक देता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य, शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य जो होता है, या शिक्षण की क्रियाएं करने का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को सिखाना ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले वीडियो में हम लोग शिक्षण की परिभाषाएं पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल को टच कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे या चैनल उपयोगी लगे किसी और के लिए भी, तो कृपया शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।